नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। नेशनल हेराल्ड मामले में नया मोड़ देखने के लिए मिला, जहां कोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से वकीलों ने जो है दलील दी और इस दलील में कई सारी अजीबोगरीब चीजें जो है कही गई, जिसमें यह कहा गया कि कांग्रेस ने एजेएल को बेचने नहीं बल्कि बचाने की कोशिश की थी और इस तरीके की तमाम अलग अलग तरीके की दलीलें दी गई। वहीं दूसरी तरफ ईडी के एक्शन को लेकर लगातार कांग्रेस बयानबाजी कर रही है और ईडी द्वारा जो बड़े खुलासे किए गए थे 2000 करोड़ के इस घोटाले को लेकर, इसे लेकर अब पवन खेड़ा काफी ज्यादा बौखलाए नजर आए और पवन खेड़ा जो है ईडी के खुलासों पर भड़के नजर आए। क्या है पूरा मामला, क्या दी गई कोर्ट में दलील, किस तरीके की आ रही प्रतिक्रिया, विस्तार से समझ लेते हैं। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी के जो वकील हैं उन्होंने अब दलील दी है। कहा कांग्रेस ने एजेएल को बेचने नहीं बचाने की कोशिश की थी। नेशनल हेराल्ड केस में आज कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट RS चीमा ने बड़ा बयान दिया। कहा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड यानी एजेएल की संपत्तियों को बेचने की नहीं बल्कि संस्थान को बचाने की कोशिश की थी। उन्होंने यह भी कहा कि एजेएल सिर्फ एक अखबार नहीं बल्कि देश की आजादी की लड़ाई से जुड़ा विरासत है जिसे दोबारा खड़ा करना जरूरी है। चीमा ने विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के सामने अपनी दलीलें रखते हुए कहा कि एजेएल कोई मुनाफा कमाने वाली कंपनी नहीं है। इसे 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, JB कृपालनानी, रफी अहमद किदवई और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर शुरू किया था। इसका उद्देश्य कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाना था, ना कि व्यापार करना। राहुल गांधी के वकील ने कहा कि आजादी के बाद एजेएल कभी भी मुनाफे वाली संस्था नहीं रहा। कांग्रेस सिर्फ इतना चाहती थी कि यह संस्था दोबारा सक्रिय हो जाए और अपने मूल उद्देश्य पर लौटे। चीमा ने तंज कसते हुए कहा कि ईडी के वकील ने अब तक एजेएल का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्यों कोर्ट में पेश नहीं किया, जबकि इससे सच्चाई सामने आ सकती थी। इस केस में ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और प्राइवेट कंपनी यंग इंडियन पर साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। ईडी का दावा है कि यंग इंडियन कंपनी ने धोखाधड़ी से एजेएल की करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। वहीं आपको बता दें कि ईडी का कहना है कि राहुल और सोनिया गांधी की यंग इंडियन में 76% हिस्सेदारी है। इसी हिस्सेदारी के जरिए उन्होंने एजेएल को संपत्तियों पर नियंत्रण पाया। एजेंसी ने आरोप लगाया कि सिर्फ 90 करोड़ रुपए के कर्ज के बदले इतनी बड़ी संपत्ति यंग इंडिया के कब्जे में आ गई, जो मनी लॉन्ड्रिंग कानून का उल्लंघन है। 2000 करोड़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कांग्रेस नेता से जो है सोनिया गांधी की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में अपनी दलीलें पूरी की थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई धोखाधड़ी नहीं हुई और पूरी प्रक्रिया कानूनी ढंग से हुई है। वो इससे पहले 3 जुलाई को ईडी की ओर से कहा गया कि गांधी परिवार यंग इंडियन के असली मालिक है और कंपनी पर पूरा नियंत्रण उन्हीं का है। मामले की सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा कि हर कंपनी को कानून के तहत अपनी देनदारी हटाने की अनुमति होती है। हमने भी वही किया। हमने एजेएल का कर्ज यंग इंडियन को ट्रांसफर किया ताकि एजेएल कर्ज मुक्त हो जाए। उन्होंने बताया कि यंग इंडियन एक गैर लाभकारी कंपनी है। इसका मतलब यह है कि कंपनी लाभ, बोनस, वेतन या लाभांश नहीं बांट सकती है। किन धाराओं में केस दर्ज हुआ है, कौन कौन आरोपी है, ये भी समझिए। ईडी ने गांधी परिवार और अन्य लोगों के खिलाफ जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA की धारा 3 और धारा 4 के तहत चार्जशीट दाखिल की। इस केस में सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डायरेक्टर जो है मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड भी आरोपी है। कोर्ट में फिलहाल दोनों पक्षों की दलीलें चल रही है, जिसके बाद जो है अगला फैसला सामने आएगा। अब ऐसे में आपको बता दें कि इन दोनों की जो है दलीलें कोर्ट में देखने के लिए मिली, तमाम चीजें जो है हुई और ईडी ने जो चीजें कही से लेकर अब पवन खेड़ा बौखलाया नजर आया। साथ ही साथ सुप्रिया सिनेत का भी बयान सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं पवन खेड़ा और सुप्रिया सिनेत, सुनिए। एक बड़ी महत्वपूर्ण हमारी तरफ से आर्गुमेंट्स दी गई और उसमें जो सवाल हमने पूछे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हमें सलाह नहीं दे सकती कि साहब लोन भुगतान करने के लिए आपने प्रॉपर्टीज क्यों नहीं बेची। हम कोई महाजनी का धंधा तो नहीं कर रहे हैं। हमने लोन इंटरेस्ट फ्री दिया ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अखबार निकालने के, अखबार में विचारधारा को प्रचारित करने के, वो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हों। और अगर वो लोन चुकता नहीं कर पाए तो ईडी कौन है जो हमें सलाह देंगी कि साहब आप प्रॉपर्टी बेच के लोन चुकवा देते। इस धंधे में तो हम नहीं हैं। तो हमने उस अखबार का पुनर्जागरण करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए जो रिस्ट्रक्चरिंग किया, जो कंपनी बनाई, वो आपके सामने नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। और हमने एक एप्लीकेशन भी मूव की कि वो तमाम कागजात जो ईडी ने विथहोल्ड किए हैं वो कागजात भी रिकॉर्ड पर लाए जाएं। उसमें जो ओरिजिनल कंप्लेंट है वो भी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो एजेएल की वो भी जनवरी 2016 की, वो तमाम कागजात रिकॉर्ड पर लाए जाएं। जी, वकील साहब ने ये बात सामने रखी कि किस तरह से ईडी
उस वक्त तक इंतजार करती रही कि जब तक वोरा जी का देहांत न हो जाए और उसके बाद अचानक सक्रिय हुई। बिल्कुल ये बात रखी गई। सर, उन्होंने मैडम सोनिया गांधी के भी बयान का जिक्र करा जिसमें उन्होंने कहा था कि हाँ हमने बनाई थी यंग इंडिया, लेकिन हमने रिवाइवल के लिए बनाई थी। रिवाइवल के लिए बनाई, और रिवाइवल आप सबके सामने है। ऐसा नहीं कि रिवाइवल आपके सामने नहीं है, सबके सामने है। और जो रेंट है, जो प्रॉपर्टीज हैं, कहीं भी किसी व्यक्ति विशेष को प्रॉफिट देने के लिए की कोई आय अर्जित की हो, वो कतई नहीं हुआ। सर, क्या ये सच है कि अभी तक ईडी जो है आप लोगों ने दलील पेश की, मनी लॉन्ड्रिंग के जो कानून जो कहता है जिसे अपराध मानता है, उसको अभी तक कहीं पर भी एस्टैब्लिश नहीं कर पाई है कि मनी लॉन्ड्रिंग दरअसल हुई भी है? ये इस बात मेरी साथी इसमें जवाब देंगे। तो एक बात बहुत क्लियर है, और यही बात हमारे लर्नेड काउंसिल ने आज भी कही और कल सिंघवी साहब ने कही थी कि ये एक ऐसा विचित्र केस है जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगा है, लेकिन एक पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ है, एक पैसे का एक्सचेंज नहीं हुआ है, ना प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, ना एसेट ट्रांसफर हुआ है। तो ये बड़ा विचित्र केस है। और जैसा कि पवन जी आपसे कह रहे थे, 2-4 चीजें आज कोर्ट के सामने बड़ी मुस्तैदी से रखी गई। उसमें से एक ये था, हाँ कांग्रेस पार्टी ने दिया पैसा रिवाइवल के लिए, इसलिए दिया क्योंकि एजेएल कोई एरी गैरी संस्था नहीं है। एजेएल की स्थापना फ्रीडम मूवमेंट के दौरान पंडित नेहरू, आचार्य कृपलानी और रफी अहमद किदवई जी जैसे लोगों ने की थी, जिसका उद्देश्य था कि राष्ट्र भावना और राष्ट्रहित की बात करना, और हम एक ऐसे एसेट को बचाना चाहते थे। हम कोई महाजन नहीं है, हम कोई मनी लेंडर नहीं कि पैसा देकर हम अपना ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं, या प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं है। और एक बात और भी बहुत क्लियरली आज कोर्ट में कही गई कि एजेएल का जो अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जो ईडी ने नहीं रखा है अपने केस में, जो कि रखना चाहिए था, उसमें बिल्कुल क्लियर है उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कि ये प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी नहीं है। इसका और कांग्रेस की विचारधारा का मिला जुला एक संबंध है, और इसीलिए हम पार्टीज जो हैं वो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं। कांग्रेस से उसका संबंध है और हम ऐसा कर सकते थे। मेरे ख्याल से एजेएल का छपना, और ना सिर्फ छपना, एजेएल का अब पब्लिश होना और तमाम जो चीजें एजेएल के साथ हो रही हैं वो, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसका मैं बात अपनी अंत कहूंगी करके, एक जो कहा गया कि जो रेंट आ रहा है, जो प्रॉपर्टीज है, वो सब एजेएल की है। एक नए पैसे का रेंट ना यंग इंडिया को आ रहा है, ना किसी शेयर होल्डर को आ रहा है। तो प्रोसीड ऑफ क्राइम कहाँ है? कैसे मनी लॉन्ड्रिंग का केस है ये? इस पर बहस हुई आज। अपनी जांच में या जो कंप्लेंट फाइल कर रही है ईडी ने, क्या उसमें वो कहीं देखा पाइए कि जो प्रपोज एक्यूज है, जो रिस्पोंडेंट है, क्या उनमें से किसी के खाते में कोई पैसा ट्रांसफर हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखा पाइए। ये सवाल जज साहब ने पूछा भी था हियरिंग के दौरान कि कहाँ गया पैसा, और उसमें ईडी खुद कह रही है कि ये पैसा करीब 142 करोड़ या जो भी रेंट से आ रहा है वो एक्चुअली एजेएल के पास जा रहा है। ये ईडी मान रही है। तो जब एजेएल के पास जा रहा है तो आप शेयर होल्डर को कैसे मनी लॉन्ड्रिंग का अक्यूज बोल सकते हैं? और यही इस केस की विचित्रता है। तो जैसा कि आपने सुना कि पवन खेड़ा ने कहा कि ईडी हमसे ये सवाल नहीं पूछ सकती है कि हमने उस प्रॉपर्टी को क्यों नहीं बेचा। लोन रिपेमेंट को लेकर हमने लोन इंटरेस्ट फ्री दिया था, और ये न्यूज़पेपर का यही जो है पब्लिशिंग न्यूज़ पब्लिश करना ही इसका ऑब्जेक्टिव था, और ये पे लोन जो है नहीं पे कर पाए। तो हमें ईडी बताने वाली कौन होती है कि हमें इसका किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से नहीं। वहीं शिवप्रिया श्रीनेत का भी आपने बयान सुना। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अजीब बात है, बहुत ही अजीब मामला है जहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जा रही है, और यहाँ पे मनी का एक्सचेंज जो है हुआ ही नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुआ है, एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो आखिर ये किस लेन देन की बात कर रहे हैं? उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपना मनी जो है एजेएल के रिवाइवल के लिए दिया था, जो कि एक बहुत ही सिंपल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ये फ्रीडम मूवमेंट जो है, जब देश का स्वतंत्रता मूवमेंट चला था उस वक्त इसको बनाया गया था, और हम इसे इस इंस्टीट्यूशन को बचाना चाहते थे। इसमें क्या गलत है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और इस मामले पर बीजेपी के नेता प्रवीण खंडेलवाल का भी बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा है कि जिन्होंने लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा, और वो दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, उनको भारत आकर के भारत के कानूनों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि है, और इस नाते से अब उनका यहाँ आना तय है। वो यहाँ आएंगे भी, और भारत के कानूनों के अनुसार उनको सजा भी मिलेगी। तो जैसे कि आपने प्रवीण खंडेलवाल का भी बयान सुना है, वो इस मामले पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो इसी के साथ साथ आपको बता दें कि तारिक अनवर कांग्रेस के नेता हैं, उनका भी इस मामले पर बयान है, क्या कुछ उनका कहना है सुनिए। अभी कुछ कहना मुश्किल है। अब उद्धव ठाकरे तो जो हमारा इंडिया गठबंधन है उसका एक महत्वपूर्ण अंग है, और वो अपने ढंग से चलेंगे, या फिर वो राज ठाकरे के
दबाव में काम करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि और उसे मराठी आनी चाहिए, नहीं अगर आती तो उसको पीटने की जरूरत नहीं है, लेकिन ड्रामा करे तो आपको कान के नीचे मारना चाहिए और वीडियो ना बनाए, खाली उसी को बताएं कि महाराष्ट्र। नहीं, दुखद है इस तरह का, अगर हमारे देश के राजनेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें तो ये हम सब के लिए दुखद है। सर, उन्होंने इस बार मराठी भाषा को लेकर हम दोनों भाइयों को एक साथ मंच पर लाते हैं। ठीक है, वो एक मंच पर तो आ गए हैं, लेकिन अब उसमें आगे किस तरह से उनकी रणनीति बनेगी उस पर सब कुछ निर्भर करेगा। चिराग पासवान कह रहे हैं कि अपने स्वार्थ के लिए एक साथ आए हैं। जाहिर है, अगर चिराग पासवान भी अगर भाजपा में गए हैं या उनके पिताजी गए थे तो अपने स्वार्थ के लिए गए थे, तो हर आदमी यहाँ अपने स्वार्थ को देखता है पहले। सर, तो ऐसे में आपने इनका भी बयान सुना है, तमाम आपने बयान सुने हैं और हमने जो है ये पूरा मामला बड़े विस्तार से जाना है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से कोर्ट में दलीलें दी गई, क्या कुछ दलील जो है कोर्ट में इनके यानी कांग्रेस द्वारा दी गई है, जहां पर उन्होंने ये स्टैंड सामने रखा कि हम किसी भी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं है। ये कह रही हैं कि हम बचाना चाहते थे इसे, कभी भी इसे छोड़ना या इसे इस तरीके से एक पैसा इसमें से निकालना कभी एजेंडा था ही नहीं। तो अलग अलग तरीके की दलीलें दी गई जिसके बारे में हमने आपको विस्तृत जानकारी दी है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।